डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने सपनों को लेकर, अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल 2025 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसी बीच में सीएचएसएल 2025 के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उसके भी फॉर्म भरे जाएंगे। और आप लोगों के बीच हम लोगों ने मैथ के प्रश्नों का एक श्रृंखला तैयार किया है, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। आने वाले एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 6 का पावर 25 प्लस 6 का पावर 26 प्लस 6 का पावर 27 प्लस 6 का पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 6 का पावर 25 है, उसके बाद है 6 का पावर 26, उसके बाद है 6 का पावर 27 प्लस 6 का पावर 28। बोलता है निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का पावर देखेंगे, अलग अलग है लेकिन बेस जो है सबका समान है, सब 6 है। तो हम क्या करेंगे, जिसका पावर सबसे कम है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 6 का पावर सबसे कम किसमें है, 25। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 का पावर पूरा 25 कॉमन ले लेंगे तो उसकी जगह पे 1 बचेगा। यहाँ 6 का पावर 1 है तो इसका मतलब 6। यहाँ 25 कॉमन लिए जा चुके हैं तो 6 का पावर 2 बचा है, यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का पावर 28 है, 25 कॉमन लिए जा चुके हैं मतलब 3 है। 6 का पावर 3 मतलब 216। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 6 का पावर 25 ब्रैकेट हट जाएगा, गुना में आएगा, 6 और 6 12, 6 18, 1 19 का 9, हाथ में 1 और 1 2, 2 और 3 5, हाथ में कुछ नहीं बचा है 2, 259। तो हम बोल सकते हैं ये पूरी संख्या है, देखिए 259 से विभाज्य होगी। जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा संख्या है 259 से विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिलता है तो आप सेम पैटर्न का प्रयोग कीजिए। इसी पैटर्न का प्रयोग करके आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है। 2 धावक अजय और विजय एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर की लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर हम लोग जो है एचसीएफ एलसीएम से बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जब वो एक ही साथ एक बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और दोबारा वापस कब वो एक जगह पे मिलेंगे, कितने समय बाद, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसका समय फाइंड करना होता है कि ये दोनों कितना समय ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। यही पथ है, यही जो ट्रैक है जहां से अजय और विजय दौड़ना प्रारंभ करते हैं। दोनों एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अजय का जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ रहा है। ये ट्रैक की जो टोटल दूरी है वो 200 मीटर है। कितना है, 200 मीटर। तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल। चाल कितना है अजय का, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करने वाले हैं, इससे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 से 18 कैंसिल, 5 चौका 20। यानी अजय द्वारा लिया गया समय जो है 40 सेकंड। 40 सेकंड में वो पहला राउंड कंप्लीट कर लेता है। विजय क्या करता है, विजय का जो स्पीड है वो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डिस्टेंस हो गया 200, 24 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं तो 18 ऊपर चला गया, 6 तिया 18, 6 चौका 24, ठीक है, 5 चौका 20, 20 एकम 20, 1 0, 10 तिया 30 सेकंड। यानी विजय कितना समय लेगा, 30 सेकंड लेगा। तो अब हमें अगर समय मिल चुका है तो हम आसानी से इसको बता सकते हैं वो कितने समय बाद दोबारा वापिस एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो अजय और विजय का आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे अजय है और ये विजय होने वाला है। इन दोनों का जो है, एक अजय 40 सेकंड लेता है, विजय 30 सेकंड लेता है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा और वही 120 सेकंड हमारा आंसर हो गया। यानी 120 सेकंड बाद पुनः
वो एक ही स्थान पर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए हैं। इसी को हम लोग एक और पैटर्न का प्रयोग करके बना सकते हैं। आप टाइम एंड डिस्टेंस का आप इसमें रूल लगा सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। आप टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले में देखते हैं सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं। अगर एक ही दिशा में चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका टोटल जो वो लोग का स्पीड होता है उसको माइनस कर देते हैं। देखेंगे टोटल दूरी कितना है, तो टोटल दूरी है 200 मीटर। ठीक है, विजय 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अजय 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, जब एक ही दिशा में जाता है तो दोनों का चाल माइनस कर देते हैं। 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 6 मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो इसको 5/18 से आप क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। तो 18 ऊपर चला जाएगा, 6 तिया 18, 5 चौका 20, 1 0, 4 तिया 12, 120 सेकंड। आप इसको दोनों माध्यम से बना सकते हैं। आप इसको एचसीएफ एलसीएम से भी बना सकते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस से भी इसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोला का आयतन निकालना है और ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये गोला का आयतन है। ठीक है, 4/3 पाई का मान आपको लेने बोला है 22/7, 22/7 ले लिए हैं। r हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, पावर क्यूब है मतलब इसको 3 बार लिखना है, तो 3 बार हम लिख देते हैं 4.2। अब इसको विभाजित कीजिए, 7 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 42 हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 0.6, 3 दूना 6, 0.2। अगर आप गुना करने से बचना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, 11 का मल्टीपल ढूंढिए। इस चारों ऑप्शन में ए बी सी डी में 11 का मल्टीपल ढूंढते हैं। 11 का मल्टीपल किस प्रकार से ढूंढेंगे, तो अल्टरनेट नंबर को जोड़ के दोनों को घटा देंगे। या तो 0 मिलना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 3 और 2 5, 5 और 2 7। अब इधर से जोड़ेंगे 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 में से 7 घटाएंगे 6 आएगा, यानी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए बी देखते हैं। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 6 हमारे पास 9 हो गया। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 में से 9 घटा दिए 0, यानी ये 11 का मल्टीपल है। आगे भी चेक कर लेते हैं। 2 और 7 9, 9 और 2 11, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 में से 11 घटा देंगे तो 10 मिलेगा, यानी ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। लास्ट डी है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 2 और 8 10, 10 और 3 13, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 में से 13 घटा देंगे 0, यानी ये भी 11 का मल्टीपल है। अब दुविधा ये है ऑप्शन बी होगा कि डी होगा। तब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। तो 7 का टेबल में 42 आ जाता है, तो कहने का मतलब है ये 7 का मल्टीपल भी चेक कर लेते हैं। चलिए नीचे से ही चेक करते हैं। 7 तिया 21, 6 चला गया 68, 7 9 63, 5 चला गया 52, 7 7 49, 3 चला गया 49 और 3 52, तो 33 हो गया। 7 चौका 28, 5 चला गया 54, 7 7 49, यानी ये जो है 7 से विभाजित नहीं है, इसीलिए डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं कि 7 से ये विभाजित होता है या नहीं। तो देखते हैं। 7 चौका 28, 3 चला गया 30 हो गया। 7 चौका 28, 2 चला गया 24, 7 तिया 21, 3 चला गया 36, 7 5 35, 1 चला गया 7 दूना 14, यानी बिल्कुल ये 7 से भी विभाजित है और 11 से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको इस तरह का सवाल मिलता है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं और इस मेथड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं।
अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है। ए एक काम को 25 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। सवाल इस प्रकार है कि ए एक काम को 25 दिन में करता है और बी उसी काम को करने में 30 दिन का समय लगता है। बोलता है वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, यानी एक दिन ए करेगा तो उसके अगले दिन बी करेगा, फिर उसके अगले दिन ए करेगा, इस तरह से वो लोग काम करते हैं। ए काम को शुरू करता है, ए और बी दोनों 5 दिन तक इस तरीके का पालन करते हैं और ए काम छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए, एकांतर दिनों में करने के बाद भी क्या करता है, वो इस नियम का ज्यादा दिन तक पालन नहीं कर पाते हैं। मात्र 5 दिन के बाद ए जो है काम छोड़ देता है। तो पूछा गया है कि बी जो है वो शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा। आइए समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए जो है काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है काम को, जबकि बी उसी काम को अगर अकेले करना चाहेगा तो 30 दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, टोटल काम निकालना पड़ता है। तो 25 और 30 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 150। कितना मिलेगा, 150। यही 150 हमारा टोटल काम है। तो अब क्या करेंगे, 150 को 25 से जब हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 6 काम। 25 छक 150, यानी कह सकते हैं ए एक दिन में 6 काम करता है। अब 150 को 30 से भाग देंगे तो 5 काम। बी क्या करता है, एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है, वे लोग कितने दिन तक इस नियम का पालन करते हैं, तो पहले दिन ए करता है, फिर उसके दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन फिर ए करेगा और चौथे दिन फिर क्या करेगा, बी करेगा और 5वां दिन फिर ए करेगा और काम क्या करता है, ए छोड़ देता है। यानी इतना तक इस नियम का पालन होता है। 1 2 3 4 5 दिनों के बाद क्या होता है, काम बिल्कुल छोड़ देता है। तो जो शेष काम बचेगा वो कितना दिन में पूरा होगा। सबसे पहले देखते हैं, 6 6 12 6 18 और 5 5 10, 18 10 28, यानी टोटल काम कितना हुआ था, 28 काम हुए थे। और हमारे पास टोटल काम 150 है, काम कितना हुआ है, 28 काम हुआ है। तो 150 में हम 28 घटा देंगे। जब 28 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 122 काम, यानी 122 काम अभी शेष है, जिसको कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो हम इसको 5 से जब भाग देंगे तो 24 बचे 120, यानी 24.2/5, 24 बचे 120 और 2 122, 122/5, यानी बोल सकते हैं बी उस काम को करने में कितना समय लगाएगा, शेष काम को करने में, तो 24.2/5 दिन का वक्त लगेगा बी को करने में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देख सकते हैं कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया। अगर आपको इस तरह के सवाल सीजीएल या सीएचएसएल में पूछे जाते हैं तो आप इस पैटर्न का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है। 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 यहां पे दिया गया है, 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बट्टा में दिया गया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बट्टा में है, डिवाइड में है, यानी बोल सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ये बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना होगा, और जब 1 से गुना होगा तो हम बोल सकते हैं 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, ये बराबर के उधर जा रहा है तो गुना में हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, 3 sin थीटा, यहां पे ध्यान दीजिए, 3 sin थीटा है, ये प्लस साइन थीटा है, प्लस जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी 3 sin थीटा में 1 sin थीटा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस है, बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पहले से यहाँ cos थीटा है और एक और cos थीटा उधर प्लस में जुड़ जाएगा, तो cos थीटा प्लस cos थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। अब देख लीजिए 2 से 2 कट गया, तो हमें क्या मिला, sin थीटा बराबर cos थीटा, क्या मिला, sin थीटा बराबर cos थीटा। ये तभी संभव है जब थीटा का मान 45 डिग्री हो।
जब थीटा का मान 45 डिग्री हो तभी संभव है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। तो थीटा का वैल्यू तो हमें 45 मिल गया, सवाल पूछा है कि कॉट थीटा का मान बताइए, तो यानी कॉट 45 का मान आपसे पूछना चाह रहा है, कॉट 45 डिग्री का मान आपसे पूछना जा रहा है, और कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी आपको कितना आंसर मिला 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आप अप्रोच जरूर कीजिए और बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है। यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और कॉस a माइनस बी बराबर 1/2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है कॉस a माइनस बी बराबर 1/2। तो आपको a का मान पूछा हुआ है। सवाल आप देख चुके हैं, इस तरह के प्रश्न आपको NCERT मैथ क्लास 10th में देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह के सवाल वहां भी पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि साइन a प्लस बी बराबर 1 जो है, आप बोलेंगे कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आप देखेंगे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी बोल सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहां से साइन कैंसिल कर दीजिए, यानी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से कॉस 1/2 कौन से डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें a का मान निकालना है। तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 और 1 0, 150, और इसका आधा कर दीजिए, इसका क्या कीजिए, आधा कर दीजिए, तो 75 डिग्री आने वाला है। अगर a निकालना है तो इस पैटर्न का प्रयोग कीजिए, और b निकालना है तो इन दोनों का अंतर 90 और 60 का अंतर होता है 30, और इसका आधा कर दीजिए, 15 डिग्री होगा। तो हमें पूछा क्या गया है, a पूछा गया है कि a का मान बताइए, तो a का मान कितना है, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। इस तरह के सवाल अगर आपको मिलते हैं तो यही पैटर्न का प्रयोग करके इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब इस मजेदार सवाल को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या कहता है। 265 का पावर 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें शेषफल पूछा गया है। अगर शेषफल पूछा जाएगा तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। 265 है, 265 का पावर दे रखा है 4081 प्लस 9, इसको भाग किससे देना है, तो 266 से देना है। किससे देना है, 266 से। और पूछा क्या गया है कि इसका शेषफल बताइए। सबसे पहले देखिए, 265 को अगर 266 से आप भाग देंगे तो यहां हमें मिलने वाला है -1। क्या मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। और -1 को अगर इससे गुना करेंगे, अगर पावर ऑड होगा तो माइनस आएगा, और पावर अगर इवन होगा तो 1 आएगा सिर्फ। तो पावर ऑड है इसलिए -1 लिखेंगे, प्लस 9। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखें प्लस और माइनस, माइनस होता है 9 में से 1 घटाएंगे तो हमें 8 मिलने वाला है। तो यही हमारा शेषफल है, यही हमारा क्या है, शेषफल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं तो आप इसी प्रकार बना सकते हैं, इसी तरीके से आप बना के आसानी से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल इस प्रकार है, x बराबर -4, y बराबर -1। जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। x बराबर -4 दिया हुआ है और y बराबर हमें दे रखा है -1। होने पर 3x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर y प्लस 12xy का स्क्वायर प्लस 7y का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल एक बार पुनः लिख लेते हैं। 3x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर y प्लस
12xy का स्क्वायर प्लस 7y का क्यूब। आप देख सकते हैं x बराबर -4 दे रखा है और y बराबर -1 दे रखा है। तो सबसे पहले x हमारे पास -4 है, -4 का क्यूब होता है 64 और ये ऑड संख्या है तो माइनस ही होगा। तो -64 तिया कितना होता है, तो 6 तिया 18 और 4 तिया 12, 192। यानी -64 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -192 मिलने वाला है। आगे देखते हैं, x का स्क्वायर है यानी -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है, 16 पचे 80 और y हमारे पास -1 है तो 80 एकम 80 और प्लस माइनस माइनस यानी हमें मिलने वाला है -80। अब यहां पे ध्यान देंगे 12, x का मान -4 है तो 12 चौका 48, 48 से कम 48, y का मान -1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है। तो 12 चौका 48, ये भी हमें माइनस में मिलेगा। अब हम लोग अंतिम में चलते हैं, 7y का पावर 1 है, -1 का जब क्यूब करेंगे तो -1 मिलने वाला है यानी 7 इंटू -1 -7 होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 8 और 2 10, 10 और 7 17, यूनिट डिजिट हमें कितना मिल रहा है 7। अब पूरे ऑप्शन में देखते हैं तो यूनिट डिजिट किसमें आपको 7 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप जब हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट 7 है और कोई भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 नहीं है तो हम सीधे तौर पर उस पर टिक कर देंगे, पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम यूनिट डिजिट से ही आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या कहता है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटें देता है। जब भी आपको कोई दुकानदार 2 क्रमिक छूटें देता है तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना पड़ता है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला छूट होता है उसमें से दूसरा छूट को जोड़ देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, घटा देंगे किससे, तो इन दोनों के गुणनफल को 100 से भाग देकर, इन दोनों के गुणनफल को 100 से भाग देंगे तो घटाने पर हमें इक्विवेलेंट छूट मिल जाएगा। 20 और 25 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 45। कितना मिलता है, 45। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पचे 10, 5 पचे 25, यानी 5 घटा दिए तो हमें मिलने वाला है 40%। तो इक्विवेलेंट छूट कितना हो गया, 40% हो गया। यहां तक आप बिल्कुल समझ गए। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.10 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट के बदले में आपको कितना पैसा मिलता है, तो मिलता है 0.10 रुपीज, इतना मिलता है एक रिवॉर्ड पॉइंट पर। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 है। लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, तो 72,000 यानी 72,000 रुपया दिया हुआ है। और यदि उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक रिवॉर्ड पॉइंट पर इतना मिलता है, उसके पास 2850 पहले से रिवॉर्ड पॉइंट है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो मिलेगा 285 रुपए। यानी समझ सकते हैं उसके खाते में इतना जमा है जो लैपटॉप लेने के समय माइनस होगा। आपको दुकानदार ने ऑलरेडी 40% का डिस्काउंट दे दिया है तो आपको लैपटॉप में कितना देना है, 60%। तो इसका हम लोग 7200 का 60% पेमेंट करने वाले हैं और जितना पेमेंट करेंगे उससे आपके खाते में जो जमा है 285 उसको भी आपको माइनस कर देना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, 6 को 2 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। एक्चुअल वो 43,200 का था लेकिन आपके खाते में पहले से 285 रुपया जमा था। इसको माइनस करेंगे, देखिए 43,200 में 200 घटा दीजिए, सिर्फ 43,000 हो गया। अब 85 और घटाएंगे तो 42,915 रुपए।
यानी एक्चुअल जो अभी लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य है वो 42,915 रुपए है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने राय जरूर रखिए। धन्यवाद।